नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है कि ऐसा ज्ञान, जैसे एक वैद्य नाड़ी देखकर पता लगा लेता है कि इस इंसान को क्या परेशानी है, कैसे इस समस्या का हल हो, वात रोग है, पित्त रोग है। इसी प्रकार जो नक्षत्र नाड़ी होती है, उससे हम बहुत गहराई तक जाकर किसी भी समस्या को जान सकते हैं और उनके रिजल्ट निकाल सकते हैं कि हमारी जिंदगी में ये इवेंट कब होगा, कैसे होगा, होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। जो कृष्णा मूर्ति जी थे, उन्होंने इस पद्धति को शुरुआत की और हम सब तक पहुंचाया। साउथ इंडियन पद्धति होती है, लेकिन अब ये नॉर्थ इंडिया में भी बहुत प्रचलित हो रही है और बहुत ही एक्यूरेट प्रिडिक्शन होती है। इस विद्या से हम अपनी लाइफ के इवेंट निकाल सकते हैं कि क्या हमारा शादी कब होगी, हमारी एजुकेशन कब होगी, हम विदेश में पढ़ेंगे, इंडिया में पढ़ेंगे, वीजा कब आएगा। इन छोटी छोटी चीजों को भी हम बड़ी आसानी से इस विद्या से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में कुछ रूल्स होते हैं। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए हमें कुछ रूल्स पढ़ने पड़ते हैं। जैसे कि पहला रूल होता है कि 12वां भाव पहले भाव की महत्ता को खत्म कर देता है। जो हमने वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पढ़ा है कि 12वां भाव व्यय भाव होता है, तो इसी तरीके से 12वां भाव पहले भाव की महत्ता को खत्म कर देता है और दूसरा भाव पहले भाव की महत्ता को आगे बढ़ाता है। यानी कि सेकंड भाव जो होता है किसी भी भाव का, जैसे पहले का दूसरा भाव हो गया, हम अकेले हैं पहले भाव में, लेकिन दूसरे भाव में हमारी फैमिली बनी, तीसरे भाव में हमारे बहन भाई आए, चौथे भाव में हमने प्रॉपर्टी बनाई, पांचवें भाव में बच्चे आए। तो हर दूसरा भाव अपने पहले भाव की महत्वता को बढ़ा देता है। छठा, आठवां, 12वां भाव बेसिक थोड़े से खराब भाव होते हैं, तो इसलिए जब भी छठे, आठवें, 12वें भाव से हम किसी इवेंट को देखेंगे, वो थोड़ी खराबी ही देते हैं। जैसे 7वां भाव हो गया हमारी स्पाउस का, तो 8वां हो गया स्पाउस की फैमिली, यानी कि हमारा ससुराल भाव। 9वां भाव हो गया हमारे बड़े बुजुर्गों का, हमारे पिता का भाव, हमारे लॉन्ग ट्रेवल का भाव, भाग्य स्थान। और 10वां भाव हो गया हमारे स्टेटस का भाव। और 11वां भाव हमारे गेन्स का भाव, 12वां भाव व्यय भाव। तो 11वें भाव की महत्ता को 10वां खत्म कर देता है, 10वें भाव की महत्ता को 9वां खत्म कर देता है, 9वें भाव की महत्ता को 8वां खत्म कर देता है। इसलिए 12th हाउस ऑफ एवरी हाउस किल्स इट्स इंपॉर्टेंस और सेकंड हाउस ऑफ एवरी हाउस एनहांसेस इट्स इंपॉर्टेंस। और तीसरा रूल इसमें होता है कि प्लैनेट छोटा होता है नक्षत्र से। हम सब आज तक यही पढ़ते आए हैं कि जो प्लैनेट देता है वही रिजल्ट होता है। आप सबने ये देखा होगा कि 360 डिग्री का हमारा सौर मंडल होता है, उसके अंदर 30 डिग्री की एक राशि होती है और 30 डिग्री की जो एक राशि होती है उसमें 2.25 नक्षत्र होते हैं। एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो इसी तरह एक राशि में 9 चरण आ गए। तो जिस चरण पर, जिस राशि में, जिस नक्षत्र पे बच्चा पैदा होता है, उस चरण का एक शब्द होता है, एक अक्षर होता है, उसी से उस बच्चे का नाम रखा जाता है। और इन चरणों को हम बोलते हैं पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सोना, चांदी, तांबा, लोहा, हम पंडित जी के पास जाते हैं पूछने के लिए कि हमारा बच्चा किस चरण पे पैदा हुआ है, किस पड़ाव पे पैदा हुआ है। लोहे के पैर है, चांदी के पैर है, सोने के पैर है। तो उन सब पदों का एक अक्षर होता है, उस अक्षर से उस बच्चे का नाम रखा जाता है, जिसे हम बोलते हैं उप नक्षत्र। तो यानी कि प्लैनेट और वो किस डिग्री पर है वो नक्षत्र, और वो किस चरण पर है वो उप नक्षत्र। तो प्लैनेट की पावर नक्षत्र से कम होती है, नक्षत्र की पावर उप नक्षत्र से कम होती है। जी विजय साहनी जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? मैं अंत में एक रखूंगी जिसमें आप अपने क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। तो प्लैनेट की पावर नक्षत्र से कम होती है, नक्षत्र की पावर उप नक्षत्र से कम होती है। यानी कि अगर हमारा कोई पर्टिकुलर प्लैनेट उस इवेंट का होना दिखा रहा है, लेकिन उसका नक्षत्र कहता है कि ये इवेंट नहीं होगा, और फिर उप नक्षत्र कहता है कि ये इवेंट होगा,
तो हम देखेंगे कि जो प्लैनेट कहता है वो नहीं होगा, जो नक्षत्र कहता है वो होगा, और अगर उप नक्षत्र जो कहता है अंत में वही होगा, उसका रिजल्ट वो होगा। जैसे किसी की शादी का प्रस्ताव आया और उसकी जो ग्रह दशा चल रही है वो प्रॉमिस करती है शादी का होना, लेकिन वो समय निकल जाता है, शादी नहीं होती या वो इवेंट नहीं होता, तो हम सोचते हैं कि ये ग्रह दशा आई थी, खाली कैसे रह गई, निष्फल कैसे रह गई। तो हम देखेंगे अगर उस नक्षत्र का और उस उप नक्षत्र का जो पावर है वो उस इवेंट को होना नहीं दर्शाती, तो वो इवेंट नहीं होगा। जैसे कि अगर मैरिज के लिए हमें सातवां घर चाहिए होता है और उप नक्षत्र कहता है कि सातवां घर को वो प्रॉमिस नहीं कर रहा, वो छठा घर दिखा रहा है, आठवां घर दिखा रहा है, किसी और घर की महत्वता को दर्शा रहा है, तो वो इवेंट नहीं होगा। तो रूल ये हुआ कि प्लैनेट छोटा है नक्षत्र से, नक्षत्र छोटा है उप नक्षत्र से। और इसी तरह एक और रूल होता है कि दशा बड़ी है भुक्ति से, भुक्ति बड़ी है अंतर से। हम इसमें लेते हैं डीबीए, यानी दशा जो बोल रही है वो इवेंट होगा, भुक्ति जो बोल रही है वो इवेंट उसको प्रॉमिस करेगा तो होगा, मेन रिजल्ट दशा देगी, और उससे कम रिजल्ट देगी अंतरा, उससे कम रिजल्ट देगा प्राण, उससे कम रिजल्ट देगा सूक्ष्म। तो दशा बड़ी है भुक्ति से, भुक्ति बड़ी है अंतर से, अंतर बड़ा है प्राण से, प्राण बड़ा है सूक्ष्म से, और ट्रांजिट सबसे छोटा है। विजय साहनी जी, आप अपना हाथ डाउन कर लीजिए, हाथ दुख जाएगा। हम अंत में लेंगे जो भी क्वेरीज हैं। और इसके अंदर और भी रूल्स होते हैं कि सिंगल प्लैनेट कैन नॉट गिव रिजल्ट, सिंगल हाउस कैन नॉट गिव रिजल्ट, यानी कि एक अकेला हाउस किसी भी इवेंट का होना नहीं दिखा सकता, एक अकेला ग्रह किसी भी इवेंट का होना नहीं दिखा सकता। किसी भी इवेंट को होने के लिए 2 या 3 ग्रहों का होना जरूरी है, 2 या 3 हाउसेस का मिलना जरूरी है, तभी वो इवेंट होगा। यानी कि अगर हम बात करें, सपोज हमने देखा कि सेकंड हाउस फैमिली का होता है, 7th हाउस हमारा मैरिज का होता है, और 11वां भाव हमारा इच्छा पूर्ति का होता है। तो जब भी 2, 7 और 11 घरों का संबंध बनेगा तो वो इवेंट होगा। आप समझे मेरे पॉइंट को कि 2, 7 और 11 घरों का जब भी संबंध बनेगा तो वो इवेंट होगा। और इसी तरीके से हाउसेस का होगा कि सिंगल हाउस कैन नॉट गिव रिजल्ट, सिंगल प्लैनेट कैन नॉट गिव रिजल्ट। अगर कोई प्लैनेट है, जैसे कारक ग्रह होते हैं इसमें, शादी का कारक शुक्र होता है, प्रॉपर्टी का कारक शनि होता है, और भी ऐसे इवेंट होते हैं, पेपर वर्क का कारक बुध होता है, लेन देन का, ब्रोकरशिप का, बिजनेस का कारक बुध होता है। लेकिन अकेला बुध रिजल्ट नहीं दे सकता, जब तक बुध के साथ हमारा कर्म क्षेत्र नहीं मिलेगा तो रिजल्ट नहीं आएंगे। जैसे अगर किसी की नौकरी लगनी है तो दूसरा घर, छठा घर, 11वां घर और 10वां घर का कॉम्बिनेशन जब तक नहीं आएगा तो वो इवेंट नहीं होगा। आपको सब चीजें समझ आ रही होंगी, मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ। तो किसी भी इवेंट को होने के लिए 3 घरों का समावेश बहुत जरूरी है। उसके बाद हम बात करेंगे राहु और केतु की, कि राहु और केतु नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में कैसे काम करते हैं। आप सबको जानकर एक अचंभा होगा कि हमारी जिंदगी का कोई भी इवेंट विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ राहु केतु नहीं हो सकता। बिना राहु केतु की इन्वॉल्वमेंट के हमारी जिंदगी में कोई भी इवेंट नहीं हो सकता, चाहे वो कोई छोटा सा इवेंट हो, चाहे कोई छोटी सी चोट लगी हो। आप देखेंगे जो हम एक रेगुलर जिंदगी में अपने काम करते हैं, लेकिन जब भी हम अपने रेगुलर रूटीन से हट के कोई काम करते हैं जरूरी है। जैसे एक नाविक रोज नाव चलाता है, लेकिन एक दिन उसका दिल करता है कि आज वो साइकिल चलाए, दिल्ली में राहु या केतु की दशा चल रही होगी,
आप नोट करके देख लीजिएगा, हम किसी दिन नेल्स काटते हैं, किसी दिन पार्लर जाने का मन करता है, या किसी दिन हमें कुछ नई साड़ी पहनने का मन करता है, कुछ नया इवेंट करने का मन करता है हमारी लाइफ का। उस दिन कुछ ना कुछ, कुछ चाहे छोटी सी दशा आई हो, राहु केतु की दशा जरूर आएगी। राहु केतु हमारी जिंदगी में चेंज लाते हैं। डिसकनेक्शन एंड कनेक्शन राहु से और केतु से होता है। किसी भी स्थिति से हमें बाहर निकालना और किसी भी स्थिति में हमें लेकर जाना, वो राहु केतु का काम होता है। तो राहु केतु के लिए रूल्स होते हैं। जिस राशि में बैठता है राहु, जिस राशि में बैठेगा उसके रिजल्ट देगा। राहु जिस प्लैनेट के साथ बैठेगा उसके रिजल्ट देगा, यानी कि कंजंक्शन, प्लेसमेंट। और जिस घर में बैठेगा उस घर के रिजल्ट देगा। और जो ग्रह इनको देखता होगा, आप इस पॉइंट पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हालांकि हम पढ़ते हैं कि राहु केतु की दृष्टियां होती हैं, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में हम न राहु और केतु की दृष्टियां नहीं लेते, क्योंकि राहु और केतु की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, अपनी कोई दृष्टि नहीं होती। ये दोनों छाया ग्रह हैं। तो किसी छाया की दृष्टि हो सकती है क्या, जिनकी, जो खुद दूसरों पे डिपेंडेंट है, वो उनकी अपनी कुछ भी पावर नहीं होती, वो दूसरे ग्रहों से पावर लेते हैं। जो इनको देखता है उसका रिजल्ट देंगे। जैसे राहु से हम लेते हैं मोबाइल या इलेक्ट्रिक आइटम या कुछ ऐसी चीजें जो अलग हटके होती हैं। हम किसी राहु वाली चीज को देखते हैं तो हमारा वो करने का मन करता है। यानी कि राहु केतु के रिजल्ट में जो प्लैनेट इनको देखता है, सातवीं दृष्टि तो सभी की होती है, तो शनि तीसरी दृष्टि से देख रहा है, बृहस्पति पांचवी दृष्टि से देख रहा है, और मंगल चौथी दृष्टि से देख रहा है। जो प्लैनेट राहु और केतु को देखता है वो भी राहु और केतु के रिजल्ट देता है। जैसे कि अगर किसी का राहु लगन में बैठा है और वो कर्क राशि है, तो राहु पहले घर के रिजल्ट देगा। राहु कर्क राशि के रिजल्ट देगा। कर्क राशि का स्वामी हो गया चंद्रमा, तो राहु चंद्रमा के रिजल्ट भी देगा। और अगर वहां पर कोई प्लैनेट बैठा है राहु के साथ, सपोज शुक्र बैठ गया, तो राहु शुक्र के भी रिजल्ट देगा। और कहीं से किसी प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही है, अगर बृहस्पति की पांचवी दृष्टि पड़ रही है, सातवीं दृष्टि पड़ रही है, किसी भी प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही है, तो राहु उस प्लैनेट के भी रिजल्ट देगा। तो आप देखिए कितने पावरफुल है राहु और केतु, कि अपने रिजल्ट, अपनी कोई आइडेंटिटी ना होते हुए भी वो इतने सारे घरों को लपेट लेते हैं। तभी तो वो कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करते हैं। राहु केतु कंफ्यूजन देते हैं अपनी जिंदगी में, और साथ ही उसमें से निकालने का रास्ता भी देते हैं। राहु एक ऐसी छाया होती है जो हमारे दिमाग पर पड़ जाए तो दिमाग भ्रमित हो जाता है, जो हमारे पेट पर पड़ जाए तो हमारा पेट खराब हो जाता है। यानी कि जिस भाव में राहु केतु बैठेंगे उस भाव को खराब करते हैं। लेकिन अगर उन पर किसी ऐसे प्लैनेट की दृष्टि पड़ती है जो कि शुभ ग्रह हैं, या जो शुभता देते हैं, तो राहु केतु शुभ ग्रह भी देते हैं। आपने वो स्टोरी सुनी होगी राहु की, कि राक्षस थे, जब अमृत निकला तो एक राक्षस अमृत देवताओं की लाइन में जाकर बैठ गया। यानी कि राहु ऐसी शक्ति होता है जो लीक से हटकर काम करता है। और राक्षसों के मन में ये ख्याल क्यों नहीं आया कि वो भी उस लाइन में बैठ जाए, वो भी अमृत पी ले, वो भी देवताओं की श्रेणी में बैठ जाए। सिर्फ जो राहु केतु वाला राक्षस था वो ही जाकर उस लाइन में बैठा और उसने अमृत पिया। तो बहुत सारे लोग ऐसा जिंदगी में बोलते हैं कि हमने इतने अच्छे अच्छे काम किए, इतने अच्छे अच्छे काम किए, फिर भी हमें दुख मिलते हैं। तो जो शिव भगवान थे उन्होंने जहर पिया जो समुद्र से निकला था, और राक्षसों ने अमृत पिया जो बुरे काम करते हैं। तो आज की जिंदगी में, जो कलयुग में, ऐसा ही होता है। जो अच्छे इंसान होते हैं उन्हें जहर पीना पड़ता है, और जो बुरे इंसान होते हैं वो छल कपट से अमृत का पान करते हैं।
तो इसका अर्थ ये हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि हम छल कपट करें और अमृत का पान करें। आप देखो, उन्होंने अमृत पिया तो उन्हें सर से अलग कर दिया गया, धड़ अलग सर अलग। क्योंकि छल कपट से पाई हुई कोई भी चीज लंबे समय तक नहीं रहती। छल कपट से हम कुछ भी अगर पा लेते हैं तो लॉन्ग टर्म तक हमारी जिंदगी में साथ नहीं देता। उसके बदले बल्कि हमें बहुत सारी कुछ चीजें देनी पड़ जाती है, बहुत बलिदान देने पड़ जाते हैं। तो हम राहु केतु की बात कर रहे थे कि उन्होंने लीक से हटकर कार्य किया। तो राहु जब प्रबल होता है, ऐसा इंसान विदेश जाता है, विदेश यात्राएं करता है, या धर्म से अलग हटके कुछ काम करता है। तो राहु केतु ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जो खुद की आइडेंटिटी तो होते ही है, लेकिन सामने वाले की आइडेंटिटी भी अपना लेते हैं। इसीलिए बिना राहु केतु के इन्वॉल्वमेंट के हमारी जिंदगी में कोई भी काम नहीं हो सकता। अब जैसे कोई इवेंट हमने निकालना है, कोई भी इवेंट हमारी लाइफ का, ज्यादातर मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि हमारे बच्चों की शादी कब होगी या उनकी नौकरी कब लगेगी। हमारी लाइफ में क्या क्या इवेंट होते हैं? शादी होती है, एजुकेशन होती है, और ट्रेवल होता है, हेल्थ होती है, प्रॉपर्टी कब लेंगे, विदेश कब जाएंगे, या कुछ हमारी प्रॉपर्टी बिकेगी कब। इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं हमारी लाइफ में। 8-9 इवेंट होते हैं, वो कॉमन होते हैं, उसी में हमारी जिंदगी सिमटी होती है। तो सबसे ज्यादा तो क्वेश्चन आता है कि बच्चे कब होंगे, या शादी कब होगी, काम नौकरी कब लगेगी, नौकरी में प्रमोशन कब होगी, हम प्रॉपर्टी कब खरीदेंगे, अपना घर कब बनाएंगे। तो मैं आपको इवेंट निकालना सिखाती हूँ कि कैसे हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में इवेंट निकालते हैं। जैसे आपने आप सबको एस्ट्रोलॉजी आती ही होगी, जो मैं समझ सकती हूँ। तो दूसरा घर होता है फैमिली का, सातवां घर होता है शादी का, लीगल वे ऑफ मैरिज बाय द कंसेंट ऑफ अवर सोशल, और 11वां घर होता है हमारी इच्छा पूर्ति का, और सिग्निफिकेटर होता है मैरिज का वीनस। जबकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बृहस्पति को सिग्निफिकेटर माना जाता है शादी के लिए, लड़कियों की शादी के लिए बृहस्पति को, और लड़कों की शादी के लिए शुक्र को। हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में शुक्र को ही सिर्फ सिग्निफिकेटर लेते हैं मैरिज के लिए। अब जब 2, 7 और 11 घरों का संबंध बनेगा तो उनकी शादी होगी। जैसे तो 2, 7, 11 घरों का संबंध कैसे बनेगा, आज मैं ऐसे ही समझाती हूँ। नेक्स्ट कभी हम क्लास लेंगे तो मैं बोर्ड पर आपको चार्ट बनाकर दिखाऊंगी कि कैसे हम 2, 7, 11 संबंध घरों का संबंध लेंगे। अब उस इंसान की दशा चल रही है शनि की। अब शनि का संबंध अगर 2, 7, 11 घरों से होगा, शनि जिस नक्षत्र में है, जिस उप नक्षत्र में है, उन घरों का संबंध 2, 7, 11 घरों से होगा तो उनकी शादी प्रॉमिस करता है। लेकिन सिर्फ अकेली शनि की दशा उस रिजल्ट को नहीं दे सकती। शनि के साथ बुध की दशा आएगी, शनि के साथ या केतु की दशा आएगी, या शुक्र की दशा आएगी, उनमें भी जब वो कॉमन नंबर आएंगे तो वो इवेंट होगा। और एक थर्ड दशा और मिल गई तो वो इवेंट होगा। कईयों की आपने देखा वो कुंडली बहुत अच्छी होती है, शादी को प्रॉमिस करती है, लेकिन शादी हो नहीं पाती। तो हम नक्षत्र नाड़ी के थ्रू या नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ग्रहों का बल देखते हैं कि इस ग्रह में कितनी ताकत है इवेंट को देने की, इस ग्रह में कितनी ताकत है इवेंट को ना देने की। और जैसा कि मैंने कहा, 12th हाउस ऑफ एवरी हाउस किल्स इट्स इंपॉर्टेंस। तो 7वें घर का प्राइम हाउस ऑफ मैरिज होता है 7th हाउस। अगर छठे घर की दशा आ गई, छठा घर तो शादी को व्यय करेगा। अगर कॉन्टिन्यूसली छठे घर की दशा आ रही है तो शादी का इवेंट नहीं होगा, और शादी हुई है तो उसमें अड़चने आएंगी, ब्रेकअप हो सकता है, रिश्ता टूट सकता है। अब हमारे पास सिर्फ 9-10 मिनट रह गए हैं। अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। आज तो सिर्फ एक ये डेमो क्लास थी, और कुछ आपकी मन में जो भी सवाल आते हैं आप पूछ सकते हैं। फिर हम एक लंबी क्लास करेंगे, इस पर कोर्स की भी बात करेंगे। अब मैं बीबी शर्मा सर से कहना चाहूंगी कि आप अनम्यूट कर दीजिए सबको, और
अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। जी इसके बाद क्या क्लास नहीं है क्या मैडम जी? जी, क्लास होगी जी, क्लास लेंगे हम। जी जी। ठीक। चलिए मोनिका जी। अब बताइए हाँ ये मैम, जो मुझे क्वेश्चन है मैम, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। जी जी देखिए, मोनिका जी। मेरा एक तो सब में पहले निवेदन है, जो भी कोई सवाल पूछे पहले अपना नाम बताए। एक सभ्यता होती है, उसमें मालूम ही नहीं हो रहा कौन बोल रहा है क्या बोल रहा है। तो या जो आपने भी हैंड पूछना रेस चाहता कर है। लीजिए, हम एक एक को ले लेंगे। हाँ, जी मैम मेरा नाम मोनिका है। मैं जी। एक्चुअली मेरी एज 26 हो गई है, मतलब 25 हो गई, 26वां लग गया है। हम्म। तो मुझे कोई मतलब लड़का नहीं मिल रहा है, मतलब शादी नहीं हो पा रही है, होते होते शादी का रिश्ता मतलब योग ही नहीं बन रहा है। बल्कि पंडित जी को कितने दिखा दिया, पंडित जी बोलते हैं कि शादी का योग है, लेकिन शादी हो जी नहीं पा रही है मेरी। जी। तो उसके लिए कोई। हाँ, आप इसके लिए हमारे। मैं बताता हूँ आपको मोनिका जी। एक मिनट। हाँ मैं मोनिका जी, ये सवाल 1 मिनट का नहीं है। इस सवाल के लिए आपको कंसल्टेंसी लेनी पड़ेगी, आपको पूरा करना पड़ेगा। इतना बड़ा जिंदगी का हमारा सवाल है शादी, और इतनी देर में कोई 1 मिनट में शादी की समस्या को नहीं हल करा जा सकता। उससे प्रॉपर वे में आपकी कुंडली बनाई जाएगी। यहाँ पे तो आपको कोई एजुकेशन से संबंधित कोई सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं, या अगर आपको ये लगता है कि हमें कोई कंसल्टेंसी करनी है तो आप व्यक्तिगत आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर डला हुआ है, उसमें आपको सारी बातें बता दी। हाँ, नेक्स्ट और कोई कुछ पूछना चाहता है? और बोलिए। देखिए, हमारा जी उद्देश्य हाँ, हमारा उद्देश्य इस ज्ञान को आगे बढ़ाना है, ज्ञान को सिखाना है। हम इसके बाद एक क्लास डालने वाले हैं बहुत सस्ते पैसे। और अगर आप लोग इच्छुक हैं तो आप इनबॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और क्या अरुणा जी, इसके बाद आप सेकंड सेशन में मकान के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? क्या इच्छा है, आप बताइए। जी सर, जी सर। हम किसी के भी चार्ट हाँ से उनके हाँ हाँ। मकान के बारे में भी बता सकते हैं। हम किसी के चार्ट से उनके मकान कुंडली बनाकर कि उनके घर में कौन सी चीज कहाँ रखी है, इस बारे में भी बता सकते हैं। उनके घर में क्या दिक्कतें आ रही हैं, उनके घर और में। क्या जी आप क्या आप 1 मिनट, चार्ट्स के द्वारा आप ये भी बता सकती हैं कि शादी में क्यों क्यों प्रॉब्लम आ रही है? ऐसे ही बता सकती हैं? जी सर, हम बता सकते हैं कि शादी बताइए। कब होगी, हाँ और जी किस महीने में हाँ हाँ। होगी, तो किस हफ्ते में होगी। जी हाँ, हम नेक्स्ट सेशन में कारण क्या है, जितने लोग भी आ चुके हैं, हम कारण क्या है, 40 मिनट का जुम होता है। हम अब 40 मिनट के बाद अब नया सेशन चालू कर रहे हैं। उस सेशन में हम कैसे शादी मकान का कौन कौन सी दिशाएं में कौन कौन से वास्तु दोष हैं। हम घर की नक्शे को देखकर बता सकते हैं कि उनके घर में कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से उनकी शादी में रुकावटें आ रही हैं, किस वजह से कोई भी दिक्कत उनके घर में आ रही है, फैमिली में कोई हेल्थ इश्यूज आ रही है, फाइनेंस की दिक्कत आ रही है, तो हम मकान कुंडली से ये सब बता सकते हैं। जी उसके बाद हम एक ऑरा स्कैनर की क्लास भी करेंगे, जिसके थ्रू आप ये जान सकते हैं आपके घर में पितृ दोष है या मांगलिक दोष है, या किसी भी स्टोन को आप पहनते हैं तो उसकी पावर कैसे निकालनी है, और हमारी जिंदगी में हमारे शरीर में कौन सा ग्रह कमजोर है, उसका कारण और उसका निवारण दोनों हम बताएंगे। जी सर। हाँ बिल्कुल। कारण क्या होता है, ये एजुकेशन ज्ञान है। कभी कभी हम अज्ञानता में या ओवर कॉन्फिडेंस में हम कार्य नहीं कर पाते। दोस्तों, हमें ईश्वर ने शरीर दिया है, तो उसके संबंधित हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा भी हमारे साथ है। अगर हम व्यवस्था को ठीक करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपके चेहरे पे कोई कालस लग जाती है, बरसात आ जाती है, बरसात को तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन छतरी लगा के आप अपने को भीगने से बचा सकते हैं। और इसी तरह से कोई बीमार हो जाता है, बीमारी को तो आप खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आप डॉक्टर से दवाई लेके अपने जीवन की सुरक्षा कर सकते हैं। तो ज्योतिष एक हमारा एक ज्ञान है, नोट ए जादूगरी। उस ज्ञान के द्वारा हम अपनी व्यवस्थाओं को ठीक करके अपने जीवन को सरल और सुगम बनाने का प्रयास कर सकते हैं। और हम जितने ज्यादा चतुराई में रहते हैं या सोचते हैं सब कुछ व्यर्थ है, ये कारण क्या होता है कि कुछ लोग की धारणा है कि पंडित गलत है, ये है वो है। तो मैं सब कुछ मानता हूँ, जिसको ईश्वर ने जितनी बुद्धि दी है वो उतना कार्य करता है। और ईश्वर ने जो पृथ्वी पे बनाया वो सब सत्य है। जो कह रहा है वो भी ठीक है, जो हो रहा है ये भी ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितना विश्वास करते हैं।
ये सब डिपेंड विश्वास पे करता है। भगवान का नाम भाव है और भाव का नाम विश्वास है। आपका विश्वास अच्छा है, आपके भाव अच्छे हैं, तो जीवन में आपको सफलता मिलेगी। मेरा व्यक्तिगत एक अनुभव है, जितने चतुर चालाक व्यक्ति संसार में हुए हैं वो हमेशा परेशान ही हुए हैं और कभी वो जीवन को अच्छा नहीं जी पाए। इसके पीछे कारण क्या है? हमारा चंद्रमा खराब होता है। अगर हमारे हमारे पास 2 नंबर नहीं है तो शादी में देरी होगी। जब पूछना चाह रहे थे तो मैं उसका भी छोटा सा अर्थ बता देता हूँ। अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ में पंडित जी। 2 नंबर नहीं है तो शादी में देरी होगी। अगर 5 नंबर भी नहीं है तो कंफ्यूजन बना रहेगा। कई लोग होते हैं, रिश्ता आता है वो उसे मना कर देते हैं, फेल हो जा कर देते हैं। अब हमें एबीसी का ज्ञान नहीं है और बात हम जेड की कर रहे हैं, तो कैसे मालूम हो जाएगा? ऐसी स्थिति के अंदर आदमी का 2 नंबर भी खराब होता है और कहीं ना कहीं राहु भी खराब होता है। जो 2 नंबर राहु वाले होते हैं वो हमेशा अपने भले की सोचते हैं। ग्रहों से हम पूरे जीवन की गाथा को जान सकते हैं। 2 नंबर से हमेशा आदमी कभी किसी पे विश्वास ही नहीं करेगा और 5 नंबर से कंफ्यूजन बना रहेगा। 3 नंबर किसी के पास नहीं है, लड़की के पास अगर 3 नंबर नहीं है, बृहस्पति खराब है, तो शादी में परेशानी 101 नहीं 200% आएगी। जब हमें इस बात का ज्ञान हो जाता है कि हमारी शादी क्यों नहीं हो पा रही, तो हम कम से कम उस ग्रह को, उस चीज को ठीक करने का तो प्रयास करते हैं। तो मैं अपने शब्दों में फिर विराम लगाना चाहता हूं। अरुणा जी, आप इससे आगे बोलिए कि आप आगे क्या पढ़ाना चाहती हैं या क्या बताना चाहती हैं। 9 जुलाई को हम ओरल स्कैनर की क्लास करोल बाग में मेट्रो व्यू होटल में लगा रहे हैं, जिसकी फीस मात्र 1500 रुपए है। मतलब ये नहीं है, उसके अंदर हम ओरा स्कैनर सिखाना आपको सिखवा रहे हैं। अगर आप ज्योतिषी हैं तो आप उसका ओरा स्कैनर को सीखिए। अगर आप अपने प्रोडक्शन करवाना चाहते हैं तो आप प्रोडक्शन करवाइए। और मात्र हमने 1500 पर फीस रखी है। तो 1500 रुपए होटल का खर्चा है, नोट ए फीस। हम इतना सेवा या मदद करने का प्रयास करते हैं और लोग अगर ये धारणा सब अगर हमारे संसार में बना लेते हैं तो हमारा देश का कल्याण ऑटोमेटिक हो सकता है। अरुणा जी, अब आप जो बोलना चाहती हैं बोलिए और अपने आगे क्या बताना चाहती हैं उसके बारे में बताइए। और मेरा नंबर, मोबाइल नंबर 9368433275। जो लोग हमारे ग्रुप से आए हैं वहां से नंबर ले सकते हैं, अरुणा जी से बात कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, जिसको जैसे भी अच्छा लगे वैसा। बोलिए अरुणा जी, क्या बोलना चाहती हैं? अंजलि जी ने फीस के बारे में पूछा है, तो फीस ग्रुप में डाल दी जाएगी कि फीस क्या है। और अभी ये मीटिंग खत्म होने वाली है, तो आप दोबारा लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं अभी और आगे आपको इनके बारे में जानकारी दूंगी। और ऑरा स्कैनर की क्लास के बारे में भी बताऊंगी कि अगर आपने एस्ट्रोलॉजी नहीं भी सीखी है तो ऑरा स्कैनर की मदद से आप जान सकते हैं कि आपके शरीर में क्या कमियां हैं, आपके घर में क्या प्रॉब्लम्स है, और उनको ठीक कर सकते हैं। मोनिका जी, आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया जाएगा। आप हमारे ग्रुप में हैं, आप उसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल दीजिएगा और सब थैंक यू मैम। जानकारी आपको मिलेगी। जी थैंक यू मैम, आपको भेज दूंगी जी डेट ऑफ जी। बर्थ। आप ठीक है मैम। कितने दिन का कोर्स होगा, ये सारी जानकारी आपको ग्रुप में दे दी जाएगी कि कितने दिन का कोर्स होगा और इसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा। इसमें मेनली ग्रहों के बारे में बताया जाएगा और हाउसेस के बारे में बताया जाएगा, राशियों के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद रूल्स होंगे, उसके बाद चार्ट बनाना सिखाएंगे और जो नक्षत्र कैसे निकालते हैं कि कौन सा प्लैनेट किस नक्षत्र में है, उनकी डिग्रियों से आपको इस बारे में बताया जाएगा। 27 नक्षत्रों के बारे में, उनके क्या क्या लॉर्ड होते हैं, किस ग्रह की कितने टाइम की दशा होती है, और इवेंट को पिन पॉइंट करना। इवेंट को कैसे हमने पिन पॉइंट करना है कि जैसे शुक्र की 20 साल की दशा है और वो शादी दिखा रही है, तो 20 साल क्या शादी ही होती रहेगी? शुक्र में किस दशा में और किस उपदशा में, अंतरदशा में उस इवेंट का होना लिखा है। यानी कि किस दशा में, किस भुक्ति में, किस अंतर में, किस प्राण में वो इवेंट होगा हमारी लाइफ का, वो हम आपको पिन पॉइंट करना सिखाएंगे कि कैसे इवेंट को निकालना है। और किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। जी सर। और ऑरा स्कैनर के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी, ऑरा स्कैनर एक ऐसी शक्ति है, ऐसी जादुई शक्ति है जिसे सीखकर आप खुद से ज्योतिष बन सकते हैं। खुद से अपनी फैमिली का, अपने फ्रेंड्स के बारे में देख सकते हैं कि कौन हमारा मित्र है, कौन शत्रु।
और सबसे बड़ी बात ऑरा स्कैनर में ये होती है कि आप किसी की फोटो मंगवा लेते हैं, मोबाइल में उसकी फोटो रखिए और ऑरा स्कैनर से आप उसकी पावर चेक करते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि ये आपका कितना हितैषी है, कौन आपका मित्र है, कौन आपका शत्रु है। आपने कोई स्टोन पहनना है, आपने कोई जेवर खरीदना है, आपने कुछ ऐसी खाने की वस्तुएं हैं, आपकी औषधियां हैं, दवाइयां हैं, आप उनसे वो भी चेक कर सकते हैं कि ये दवाई आपको सूट नहीं हो रही। आपने कोई पूजा करवाई दोष की और आपको ये बोल दिया गया कि पूजा हो गई है, आप उस ऑरा स्कैनर से अपनी बॉडी में चेक कर सकते हैं कि उस पूजा की आपको पावर मिली है या नहीं मिली। है ना एक अमेजिंग थिंग कि ऑरा स्कैनर से आप इतना कुछ जान सकते हैं अपने घर में कि किस कॉर्नर में वास्तु दोष है। आपने कोई भी चीज अपने घर में ली है, नई कोई आइटम आप खरीद कर लाए हैं, तो आप उससे पता लगा सकते कर सकते हैं कि ये हमारे फेवर की आइटम है या हमें फेवर नहीं कर रही। कई बार होता है हम बोलते हैं कि जब से ये चीज घर में आई है तब से बड़ी दिक्कत आ रही है, ये जब से हमने ये ऐसा करवाया है तब से ये दिक्कत आ रही है। तो हम ओरा स्कैनर से हम उसकी पावर निकाल सकते हैं। या कोई रिश्ता आया है आपके बच्चे के लिए, बेटी के लिए या बेटे के लिए, तो आप फोटो से, सिर्फ फोटो से ऑरा स्कैनर के थ्रू आप ये जान सकते हैं कि ये रिश्ता हमारे लिए फेवरेबल है या नहीं है। जो ऑरा स्कैनर की कीमत है, सब जानकारी आपको ग्रुप में डाल दी जाएगी कि ऑरा स्कैनर कितने का आता है, ये कोर्स कितने का होगा, कितने दिन का कोर्स होगा, ये सब हम आपको बता देंगे। और न्यूमरोलॉजी की क्लासेस होती है हमारी डेली 9:30 से 10:30। उसमें हम बताते हैं कि कौन सा नंबर होने से हमें क्या पावर आती है और कौन सा नंबर मिस होने से हमें क्या पावर आती है। जो कि न्यूमरोलॉजी भी एक बेहद ही ऐसा सब्जेक्ट है कि बहुत आसानी से सीखा जा सकता है। और केपी सिस्टम के द्वारा आप ये जान सकते हैं वो इवेंट कब होगा, कब होगा हमारी जिंदगी में। न्यूमरोलॉजी से हम ये जान सकते हैं कि कैसे हम इन चीजों को करेंगे, क्या हमें उसकी शुभ ऊर्जा प्राप्त है या नहीं है, हम जान सकते हैं। लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो होती है वो सबसे ऊपर होती है। जब तक आप ग्रहों के बारे में नहीं जानेंगे, जब तक आप घरों के बारे में नहीं जानेंगे, जब तक आप नक्षत्रों के बारे में नहीं जानेंगे, आप किसी भी विधा को नहीं सीख सकते। तो आप एस्ट्रोलॉजी ज्वाइन कीजिए, आप कोर्सेज ज्वाइन कीजिए, अपने आप को काबिल बनाइए। और फीमेल्स के लिए एक बहुत अच्छा इनकम का साधन भी होता है कि आप घर बैठे आप अपना काम कर सकती हैं, अपने परिवार की देखभाल कर सकती हैं और बहुत जल्दी अपने आप को एक स्पेशल श्रेणी में लेकर आ सकती हैं। एक हाउस वाइफ से एक वर्किंग लेडी बन सकती हैं। जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे शर्मा सर? हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ थोड़ा सा। आपने सारी बातें तो बता ही दी हैं। मैं थोड़ा सा ओरा स्कैनर के बारे में हल्का सा प्रकाश डालना चाहता हूँ। और ओरा स्कैनर वास्तु और ज्योतिष की दुनिया में क्रांतिकारी खोज है। जैसे जैसे समय बदलता रहता है, संसार में परिवर्तन आता रहता है, हर पुरानी चीज नई चीज की तरफ लिए प्रेरित होती है। दुनिया में संजीव एवं निर्जीव वस्तुओं को अपनी ओर अपना एक ओरा होता है। हर एक ओरा अपनी सेम फ्रीक्वेंसी पर आकर वाइब्रेट करता है, चाहे वो पदार्थ हो या धरती के नीचे हो। आपने ये भी देखा होगा, सुना भी होगा, कुछ लोगों के मकानों के नीचे कंकाल होते हैं और उनके ऊपर कोई मकान बनवा लेता है, तो उसे ओपरी का असर जिसे बोलते हैं, क्योंकि वो एक नेगेटिव ऊर्जा होती है। हम इससे किसी के ऊपर कोई करा है उसके बारे में भी जान सकते हैं। ओरा स्कैनर के इस्तेमाल होने वाले लाभ क्या क्या है मैं बताता हूँ। ये जियोपैथी होती है, जिससे हम जमीन के नीचे भी कोई नकारात्मक ऊर्जा है, कहीं हम रह रहे हैं और वहां पे जमीन के नीचे हम कितने भी अच्छे व्यक्ति सही, लेकिन अगर हम उस जगह वास करते हैं जहां नकारात्मक ऊर्जा हो, तो एक सही व्यक्ति भी बुरा बन जाता है। किसी की नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ओरा को मापा जा सकता है। व्यक्ति की कौन सी थेरेपी और कौन सी दवा सूट करेगी, इसका भी चुनाव किया जा सकता है। कौन सा रंग आपके फायदे में है, कौन सा नुकसान में है। ठीक है, वाइब्रेशन, मोबाइल नंबर शुभ का नाम फायदा दे रहा है, हानि दे रहा है, ये भी सब हम चेक कर सकते हैं।
आप पर किसी ने तंत्र तो नहीं कर रखा, किसी ने जादू टोना टोटा का तो नहीं कर रखा, या कोई नकारात्मक ऊर्जा है, किसी की हाय या हवा तो नहीं है, उसके बारे में भी हमें ऑरा स्कैनर बता देता है। व्यक्ति जो दवाइयां खा रहा है, कई बार व्यक्ति दवाइयां खा रहा है, ठीक दवाई खा रहा है, फिर भी वो फायदा नहीं कर रही, उसके पीछे कारण क्या है, व्यक्ति ठीक नहीं हो पा रहा। घर से आपको घर में आपका कौन सा कमरा सूट करेगा और कौन सा नुकसान देगा, पूरा स्कैनर से पता लगाना बहुत आसान है। कौन सी दिशा आपके घर में पॉजिटिव है और कौन सी दिशा नेगेटिव है, उसका पता लगाया ठीक जा सकता है। अगर मैं कहूं अपने शब्दों में, मैंने जो अनुभव करा है जीवन का, जीवन में एक ही लड़ाई है, सकारात्मक और नकारात्मक। जब जब सकारात्मक ऊर्जा का इस्तेमाल सही होगा, तब तब हमारा जीवन का प्रभाव अच्छा जाएगा। व्यक्ति का कौन सा ग्रह खराब है, कितना खराब है, उसका पता लगाकर उसका उपाय किया जा सकता है। रेकी में हम पता लगा सकते हैं हमारे शरीर में 7 चक्र में कौन सा चक्र खराब है, रेकी का उपचार करके ठीक कर सकते हैं। बिना व्यक्ति की कुंडली देखे व्यक्ति मांगलिक है या नहीं, अगर है तो कितना पता लगाया जा सकता है। व्यक्ति पे कारसब दोष है या नहीं, व्यक्ति विदेश जाएगा या नहीं, ये भी मालूम कर सकते हैं। अगर हमारे पास हमें ज्योतिष का ज्ञान नहीं है और हमारा इंटरेस्ट है, तो हम एक ऑरा स्कैनर लेके अपने को डेवलप कर सकते हैं। कौन सी जमीन, कौन सा मकान व्यक्ति को खरीदने से लाभ होगा, कुंडली मिलान में भी ऑरा स्कैनर बहुत सहायक होता है। इसे पता लगाया जा सकता है लड़का लड़की में कितनी बनेगी। कई बार आज रिश्ते टूट रहे हैं, तो हम उन रिश्तों के बारे में भी मालूम कर सकते हैं। कौन सा रत्न व्यक्ति को सूट करेगा, कुंडली में जितने भी योग हैं उनकी मदद से मालूम किया जा सकता है। और उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ, जो भी लोग वास्तु सीखने के इच्छुक हो, ये ऑरा स्कैनर को सीखने के इच्छुक हो, हम लोग 9 तारीख को जो क्लास कर रहे हैं, वो उस क्लास की फीस ही 5100 रुपये होती है। 5100 6100 लोग देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप ऑरा स्कैनर नहीं लेना चाहते तो फीस मात्र 1500 रुपए है, और आप ऑरा स्कैनर लेना चाहते हैं तो वो फीस आपके लिए फ्री है। ये आप देखिए, और आज ऑरा स्कैनर कहीं पे भी 21,000 18,000 से कम नहीं मिलता, और हम आपको ऑरा स्कैनर मात्र 12,000 में दे रहे हैं। 12,000। अगर आप ऑरा स्कैनर लेते हैं तो 12,000 रुपए लेंगे, और क्लास की जो फीस है वो फ्री होगी। अभी कुछ लोग पूछ रहे थे कि हमारी केपी की क्या फीस है। केपी के अंदर हम कितना सिखा रहे हैं, आपको 12 राशियों के बारे में बताएंगे। केपी सीखने के बाद आप वैदिक की भी कुछ बातें सीख जाएंगे। 12 राशि, 9 ग्रह, 12 भाव, 27 नक्षत्र की हम आपको जानकारी देंगे, और इससे ही केपी का वो होता है आपको बताएंगे। इसकी फीस मात्र हमारी 3100 रुपए है। ये हम ग्रुप में बता भी दिया हमने। और जो लोग इच्छुक रखते हैं, ये केपी का कोर्स मतलब 18,000 21,000 का होता है, जो हम 10 दिन क्लास लेंगे। आप 10 दिन के अंदर हम आपको ज्यादा से ज्यादा ज्ञान केपी का देंगे। अगर हमें 10 दिन में समय मिलता है तो हम आपको ऑरा स्कैनर के बारे में भी कुछ बताएंगे, और हम आपके मकान की वास्तु के बारे में भी बताएंगे। हम 10 क्लास देने का आपसे वादा करते हैं। वो हम आपस में डिसाइड कर लेंगे क्लास का टाइम। हम टाइम क्लास का 4 से 5 रखने का इच्छा रखते हैं प्रतिदिन। अगर आप कहेंगे हफ्ते में 2 कर लो तो हम वो भी कर लेंगे। एक्चुअल में ये तो हमारे आपस में एक दूसरे के विचारों पे निर्भर करता है, और तालमेल पे कि किसको कौन सा टाइम सूट बैठता है। अगर किसी का टाइम सूट नहीं बैठता तो फिर उसे हम दूसरे टाइम में एडजस्ट करने का प्रयास करेंगे। तीसरा मैं बताना चाहता हूँ, जिस तरह से हमारी ये केपी है, उसी तरह से हमारे पास न्यूमरोलॉजी है। न्यूमरोलॉजी एक ऐसी विधा है कि जो न्यूमरोलॉजी को एक बार क्लास अटेंड कर लेता है या जान जाता है, तो आप विश्वास करना कि वो दोबारा न्यूमरोलॉजी को छोड़ता ही नहीं। और हम वैदिक पढ़ाते हैं, वैदिक को पानी की तरह आपको पिला देंगे। वैदिक लोग कहते हैं बहुत भारी है, मैं कहता हूँ वैदिक बिल्कुल आसान है। हम वैदिक की क्लासें लेते हैं, 2 महीने का कोर्स होता है, मात्र 10,000 रुपए लेते हैं। उसके अंदर हम आपको वैदिक क्या है उसका पूरा विस्तार से वर्णन बताएं। और हम जो लोशोगिरी की क्लास लेते हैं उसमें 3100 रुपए के हमारे नोट होते हैं, वही फ्री देते हैं। उसकी फीस मात्र हमारे 11,000 है। और अगर आप इच्छा रखते हैं, आप नंबर को देखते बता देंगे कि सामने वाले व्यक्ति की क्या स्थिति है, 1 सेकंड के अंदर। उसके पारिवारिक रिश्ते कैसे हैं, 6 नंबर अगर किसी का मिस है तो उसके पारिवारिक रिश्ते अच्छे नहीं बन सकते। अगर 3 नंबर मिस है तो उसका पिता के साथ समन्वय नहीं बन सकता। अगर 4 नंबर किसी का मिस है तो वो आलसी प्रवृत्ति का होगा। अगर 8 नंबर किसी का मिस है
तो उसके अंदर ईगो की भावना होगी। और अगर 5 नंबर किसी का मिस है तो ऐसा व्यक्ति कंफ्यूज पाया जाएगा। अगर आपको इतनी आसानी से किसी के व्यक्ति के नेचर के बारे में मालूम हो जाए तो इससे बड़ी कोई ज्योतिष नहीं है दोस्तों। उसके साथ साथ हम अगर कोई वैदिक की और न्यूमरोलॉजी की हमारी क्लास लेता है, वो हमारे 21,000 पे बैठते हैं, तो हम उसे केपी की क्लास फ्री में देंगे, हम उससे भी ये वादा करते हैं। तो लेकिन अगर आप ज्ञान लेना चाहते हो तो हमारे संपर्क में आए और देखिए, नहीं तो संसार है, अगर हमारे भाग्य में आपका सहयोग देना लिखा है और हम आपको एजुकेशन दे सके तो हमारा प्रयास रहेगा। हमारा यूट्यूब चैनल पंडित ब्रजभूषण शर्मा ब्रज पूजा पॉइंट के नाम से डला हुआ है, 800 वीडियो हैं। अगर आप इस विधाओं को सीखना चाहते हैं तो आप चैनल पे जाके फ्री में भी सीख सकते हैं। चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर। तो ये सारी बातें मैंने बताई। अरुणा जी, अब बोलिए, कुछ और बोलना चाहती हैं या बताना चाहती हैं तो बोलिए। मैंने पूरी डिटेल में सारी बात बता दी, 3100 रुपये फीस ही बता दी, केपी की भी बता दी और सारी बात बता दी। किसी का कोई और सवाल हो तो पूछ सकता है। जी सर, जो ऑरा स्कैनर के बारे में आपने बताया है, मैं उसी में कुछ और जोड़ना चाहूंगी कि ऑरा स्कैनर एक ऐसी जादुई शक्ति होती है जिसके थ्रू आप खुद अपने डॉक्टर भी बन सकते हैं, आप खुद अपने ज्योतिषी भी बन सकते हैं और आप अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रख सकते हैं। सिर्फ ऑरा स्कैनर की मदद से आप ये जान सकते हैं कि आने वाले वर्षों में हमें क्या बीमारी होगी, आने वाले वर्षों में क्या हमें शुगर की समस्या आएगी, जैसे कैंसर आजकल बहुत फैल रहा है या इस टाइप की ऐसी बीमारियां फैल रही हैं, आप ऑरा स्कैनर से 1 मिनट में जान सकते हैं। कई बार मन में वहम होता है, किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, कुछ किया कराया तो नहीं है, तो हम ऑरा स्कैनर की मदद से ये भी जान सकते हैं कि कहाँ से वो दिक्कत आ रही है। आप यकीन नहीं मानेंगे, हम अगर ऑरा स्कैनर के सामने कोई अपनी फैमिली के कुछ मेंबर्स का नाम ले देता है कि यहाँ से तो नेगेटिविटी नहीं आ रही या यहाँ से तो नेगेटिविटी नहीं आ रही, ऑरा स्कैनर ये भी बता देगा कि किसी फीमेल ने आपको काला जादू किया है या मेल ने किया है, इवन कौन वो मेंबर है। इतनी पावर होती है ऑरा स्कैनर में, आपको सब कुछ खुद ही पता लग जाएगा। लेकिन उसके लिए पहले आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी होगी। बिना ट्रेनिंग के ऑरा स्कैनर से आप कुछ भी नहीं जान सकते। ये एक देवदूत की तरह है जो आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देगा। और 9 तारीख को जो हम क्लास कर रहे हैं उसमें आपको ऑरा स्कैनर चलाना भी सिखाया जाएगा। एक दिन में हम ऑरा स्कैनर आप ले भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं और अगले दिन से आप उसे यूज भी कर सकते हैं। इस ऑरा स्कैनर में हम एक स्कैनर देंगे, साथ में उसकी कमांड होती है, डिबिया होती है उनकी, और उसको एक बहुत ही सुंदर पैकिंग में आपको अवेलेबल कराया जाएगा। तो आप इस विधा का लाभ उठाइए, अपने डॉक्टर खुद बनिए, अपने ज्योतिष खुद बनिए और अपनी जिंदगी के फैसले खुद लीजिए। मैंने खुद अपनी बेटी के बारे में ऑरा स्कैनर से पूछा था कि क्या वो बाहर पढ़ने जाएगी, जबकि हमें यकीन नहीं था, और ऑरा स्कैनर ने यस का जवाब दिया और हमारी बेटी बाहर मास्टर्स करने गई थी। तो हम किसी भी तरीके के क्वेश्चन का आंसर इसके थ्रू जान सकते हैं, पर प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद, क्योंकि अधूरा ज्ञान खराब होता है। आप खाली ऑरा स्कैनर खरीद लेके और उसे चलाना नहीं आता तो वो बेकार है, वो आपकी कमांड नहीं ले पाएगा। तो आप आइए, सीखिए, ये कोर्स कीजिए, और केपी का कोर्स, न्यूमरोलॉजी का कोर्स और वास्तु का कोर्स, इन सब का एक कॉम्बिनेशन होता है। आप खुद ही जान सकते हैं। आप जितनी फीस में एक एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करते हैं, आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे 2131 रुपए आप कंसल्टेशन फीस देंगे, और उसमें क्या होगा, आप 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद फिर आपके मन में कोई क्वेश्चन आता है तो क्या दोबारा फिर आप फीस भरते रहेंगे? आप खुद इस विधा को सीखिए, आप खुद आगे बढ़िए और अपनी सारी परेशानियों का हल जानिए। जी सर। बहुत अच्छा अरुणा जी ने बोला। इसके साथ में एक छोटी सी बात और बोल देता हूँ कि जीवन में खेल सारा सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का ही। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये ज्योतिष जो विधा है, ज्योतिष का मतलब ज्योतिष, ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान, ना कि कोई जादूगर। लोगों ने इसे जादूगरी समझा। लोगों ने कहा कि पंडित जी ने बताया, ये गलत हुआ। पंडित जी कभी किसी का भला नहीं कर सकते संसार के अंदर, ना हम कर सकते ना कोई और कर सकता। पंडित का मात्र उद्देश्य एक सलाह देना है,
और वो अगर आप उस पर सराप पे अमल करेंगे तो आपको सफलता मिल सकती है। सफलता मिलना ना मिलना वो ईश्वर पर निर्भर करता है। तो एक सज्जन कहने लगे फिर तो मैं ईश्वर पे निर्भर करता हूँ, तो मैं इसमें भी बहुत खुश हूँ कि अगर आप ईश्वर में विश्वास करें, लेकिन ईश्वर ने हमें पृथ्वी पे जन्म दे दिया, पृथ्वी पे जन्म देने के बाद उनकी व्यवस्था का बनाने का काम तो हमें करना पड़ता है ना। हमें एक मकान मिल गया, मकान के अंदर सोफा मेज कुर्सी तो लाने का हमारा काम है ना, मकान के अंदर सोफा मेज कुर्सी तो नहीं मिलेगी ना हमें, तो हमें कर्म तो करना पड़ेगा। हमारी नौकरी लग जाएगी, लेकिन वो क्यों नहीं हुआ? वो सब डिपेंड करता है नक्षत्रों पर और उप नक्षत्रों पर। अगर नक्षत्र और उप नक्षत्र उस इवेंट का होना बता रहे हैं तो वो इवेंट होकर रहेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। और फिर आती है कि उपायों की बात, कि क्या उपाय करने से रिजल्ट आते हैं। क्या उपाय, किसी ने हमें बोला कि ये हो नहीं सकता और फिर उपाय साथ में दे दिया, तो क्या उपाय करने से रिजल्ट आते हैं? ऐसा नहीं होता। जैसे कोई शरीर में बीमारी आ जाती है, हम उसके लिए दवाइयां लेते हैं तो उससे हमारा रोग ठीक हो जाता है। इसी प्रकार जब हम कोई उपाय करते हैं और कुंडली में हमें उस इवेंट का होना दिखाई दे रहा होता है, तो उस प्लैनेट से किया गया उपाय, उस प्लैनेट के लिए किया गया उपाय उस प्लैनेट की पावर को थोड़ा बढ़ा देता है, तो उससे हमारे रास्ते साफ हो जाते हैं। तो हमने आज ये जाना कि केपी एस्ट्रोलॉजी से इवेंट निकालना, ऑरा स्कैनर से अपनी शक्ति जानना और न्यूमरोलॉजी से बड़ी आसानी से ये जान लेना कि हमारी कुंडली में कौन कौन से ग्रह खराब हैं या वीक हैं और कौन कौन से ग्रह हमें संतुष्टि देते हैं, हमें अच्छा करते हैं। अगर किसी बच्चे का चार्ट ये कहता है कि ये बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा, तो उसके चार्ट में कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज भी होगी जिसमें वो बच्चा आगे बढ़ेगा, जिससे उस बच्चे की जिंदगी चलेगी। तो हम उस इवेंट को निकालते हैं कि ये बच्चा स्पोर्ट्स में आगे जाएगा, ये बच्चा पेंटिंग में आगे जाएगा, ड्राइंग में आगे जाएगा, डांस में आगे जाएगा। तो हम उनके पेरेंट्स को ये सलाह देते हैं कि आप अपने बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ ये स्पोर्ट्स कराइए या ये डांस सिखाइए या ये मेकअप सिखाइए, ताकि वो बच्चा आगे चलकर एक कामयाब बच्चा बन सके। ऐसा नहीं होता कि किसी की पूरी कुंडली खराब होती है। हर कुंडली में कोई ना कोई ग्रह उन्हें अच्छा दे रहा होता है। अगर कुंडली के अंदर प्रॉब्लम्स है तो सॉल्यूशन भी कुंडली के अंदर ही है, हमें सिर्फ वो निकालना आना चाहिए। जब हम उस सॉल्यूशन को निकाल लेते हैं तो हमारी जिंदगी आसान हो जाती है। जैसे कि अभी एक क्वेश्चन आया था कि शादी नहीं हो रही, तो कोई ना कोई ग्रह उनको वो शादी दे रहा होगा। जब उस ग्रह की दशा आएगी शादी हो जाएगी। नहीं तो उस ग्रह की दशा की पावर बढ़ाते हैं, उसका रत्न पहनाकर, उसके मंत्र जाप करके, उसके बारे में कुछ औषधियां दे करके, कुछ ऐसी चीजें करके, पूजा पाठ मंत्र करके उस प्लेनेट की पावर बढ़ाई जाती है, जिससे कि वो इवेंट होना इजी हो जाता है।